World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे फरूख जहांगीर के हबीब तरीन, नवाज वापसी का मंसूबा तैयार, जियालों का निशाना MQM, पेट्रोल सस्ता, अवाम खुश, और जिंदगी और मौत की जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे वर्ल्ड कप के आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। श्रीलंका की तरफ से कौशल परेरा 78 और प्रथम नसांका 61 रन के साथ नुमायां बैटर रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा ने 4, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट अपने नाम की। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल मार्श 52, डेविड वार्नर 11, स्टीव स्मिथ 0, जॉश इंग्लिस 58 और इसके अलावा मार्नस लबुशंग 40 स्कोर बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के दिलशान मधुशंका ने 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट किया। आगे बढ़े सियासी मंजरनामे से खबर आपको देते हैं। फरूख हबीब का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हमें पता ही नहीं चला चेयरमैन PTI ने घड़ियां भी ली हैं। तोशा खाना के नाकाबिले दिफा मामले पर दिफा करने का कहा गया। कादिर ट्रस्ट वाला मामला आया तो आपने बंद लिफाफा ही पास करा लिया। साइफर को अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। फरूख हबीब मजीद बोले कि बदकिस्मती से चेयरमैन PTI तशद्दुद की सोच देते रहे, उनको सवालों के जवाब देने होंगे। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियां ली हुई हैं। जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है, अच्छा जी आप जाके कहें जी कि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन, अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया है। यानी कि जो चीज़ डिफेंडेबल ही नहीं है उसको उसका दिफा हम कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट आपने बनाना था, लेकिन आपने बंद लिफाफे में ही जो है वो पास करवा दिया कैबिनेट से। कैबिनेट को पता ही नहीं किसी साइफर का मामला, लेकिन उसका मुश्तरका इलामिया ये जारी होता है कि ये मुदाखलत है, कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये साजिश नहीं है। कौमी इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, लेकिन कौमी इंटरेस्ट की बजाय आपने कहा नहीं इस पे सियासी बयानियां बनाना है। तो इन चीज़ों के जवाबात तो आपको देने हैं। ये ब्लैक होल्स तो आपके एंड के ऊपर मौजूद हैं, इनके जवाबात भी नहीं आप दे रहे। एक तरफ आप वायलेंस की पॉलिटिक्स को परवान चढ़ा रहे हैं। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें। हुसैन नवाज, नासिर जंजुआ समेत वफ़द के दीगर अरकान भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद दुबई में सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुँचेंगे। मजहबी फरीजे की अदायगी हो गई, अब होगी सियासत। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की उम्रे की अदायगी के बाद सऊदी अरब में हुक्काम से मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक सरबराह नून लीग ने सऊदी हुक्काम के साथ 2 मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में इनके साहबजादे हुसैन नवाज, नासिर जंजुआ समेत वफ्द के दीगर अरकान भी शरीक थे। नवाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके दुबई पहुँचेंगे, जहाँ उनकी वहाँ के मुकामी हुक्काम के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ उनके तारीख़ इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं। साइफर केस खत्म करने और चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सजा वाली दफ़ा में ज़मानत हो सकती है, लेकिन 10 साल से ज़ायद सज़ा वाली सेक्शन लगी हो तो वो नाकाबिले ज़मानत है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया, उन्होंने अलामती तौर पर कागज़ लहराया था। साइफर केस खत्म करने और चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 10 साल से कम सजा वाली दफा में जमानत हो सकती है, लेकिन 10 साल से जायद सजा वाली सेक्शन लगी हो तो वो नाकाबिले जमानत है। ये साइफर दूसरी कैटेगरी
का सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती थी। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पर बतौर वजीर आजम आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं। सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया। इन्होंने अलामती तौर पर कागज लहराया था। डिकोड होने वाला साइफर तो आर्मी चीफ, डीजी ISI शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के पास भी गया। बाद अज़ां चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर साइफर इखराज मुकदमा और चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने MQM पाकिस्तान को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। MQM पर रोशनियों के शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने का इल्ज़ाम। तकरीब से खिताब में सईद गनी का MQM पाकिस्तान में शदीद अंदरूनी इंतशार का भी दावा। PP रहनुमा सईद गनी ने कहा कि कराची के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने MQM को बल्दियाती इंतखाबात से भागने पर मजबूर किया। MQM एक बार फिर दहशतगर्दी और धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। अब कराची में MQM की कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत जिनकी सस्ती कीमतें हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमतें अब महंगाई में कमी लाएं। निगरान हुकूमत ने अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए कमर कस ली है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सूबाई हुकूमतों और मुतालिका हुकाम को कीमतों के कंट्रोल का तरीका कार वज़ा करने और तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को तारीख़ी इक़दाम करार देते हुए अशिया ख़ोरनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी उम्मीद भी लगा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से आवाम खुश। आवाम ने हुकूमत से महंगाई में कमी की भी उम्मीद लगा ली। निगरान हुकूमत आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए सरगर्म। निगरान वजीर आज़म ने तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दें। सूबाई हुकूमतें अब महंगाई में कमी लाएं और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने का तरीक़ेकार वज़ा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएँ। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को तारीख़ी इक़दाम करार देते हुए अशियाई खुर्दोनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की उम्मीद भी लगा ली। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब सुबह सो के उठे तो पता लगा कि पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपए की कमी हो गई है। उन चीज़ों को जो है ना इनको रिवर्स भी करना चाहिए। अगर पेट्रोल कम हुआ है, डॉलर कम हुआ है, हुक्मरान से मेरी ये गुजारिश है किराया कम किया जाए। अब कास्ट रिड्यूस हो चुकी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब वापसी की बारी आई तो कुछ भी नहीं हो रहा। सब चीज़ों का रेट नीचे आना चाहिए ना, सिर्फ पेट्रोल का रेट बढ़ता है, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी किसी भी हुकूमत की तरफ से आवाम को दिया जाने वाला बड़ा रिलीफ है जिसका क्रेडिट हुकूमत वक्त को जाता है। डॉलर की कीमत मुसलसल गिरावट, सोने की कीमत में कमी, पेट्रोलियम प्राइस में कमी, गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ खुश आइन इकदाम हैं जिनसे मुल्की मईशत में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। पेट्रोलियम नरखों में कमी को शहरियों ने मुस्बत इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं कि फैसले से रिलीफ मिलेगा मगर फी लीटर कीमत मजीद कम होनी चाहिए। बोल न्यूज़ के माइक पर सार्फिन ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट इदारे अपने चिकने लेकिन उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आगे कोई मतलब ये है कि रिस्पॉन्स नज़र ही नहीं आता है। नहीं, किराए में कोई कीमत किसी चीज़ में कमी नहीं आएगी बल्कि कीमतें बढ़ी हैं कुछ। नहीं, मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा। खुदा के लिए दो सब कमी हो जाएगा, कोई भी फिर भी असर नहीं पड़ेगा। मगर अभी तक तो सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता हुआ, बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं। यहाँ तो आटा, घी, चीनी, दालें इन पे भी करे ना कोई। गोदाम भरे हुए हैं, ये कह रहे हैं भाई हमें ये महंगा पीछे से आया है, हमने महंगा ही देना है, हमने सस्ता करना ही नहीं है। 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अभी तक कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। तकरीबन देख लें किराए वगैरह और भी चीज़ें, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं। ट्रांसपोर्ट सस्ती नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता हो गया, ट्रांसपोर्ट सस्ती नहीं हुई। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी नोटिस ले। गैस महंगी करने की तैयारी। IMF के आइंदा इक्तिसादी जायजे से कबल गैस कीमतों में 100% से इजाफे का फैसला। ECC के लिए समरी तैयार कर ली गई। गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF के आइंदा इक्तिसादी जायजे से पहले गैस की कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफे का फैसला कर लिया। ECC के लिए समरी तैयार कर ली गई है, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल बढ़ेगा। जुलाई से सितम्बर तक गैस कंपनियों के नुकसान में मजीद 46 अरब
रुपए का इजाफा हो चुका है। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में सारिफ कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ नेपरा और डिस्कोस की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डिस्कोस के वकील ने दलाइल दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर जाकर फैसला दिया। हाई कोर्ट के फैसले में 500 यूनिट की हद किस बुनियाद पर मुकर्रर की गई। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनियों का मामला नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। अदालत उज़्मा ने करार दिया नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल में सारिफ कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेपरा अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे, अपीलों पर फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ओमान रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। GHQ आमद पर मेजर जनरल मतर बिन सालिम ने यादगार शहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने ओमान के कमांडर रॉयल आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। भारत और इंडियन मीडिया इजराइल नवाजी में पागल और जुनून पागल हो चुका। हमास पर हमले के दौरान इंडियन सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते करते ज़मीन पर गिर गया। इंडियन रिपोर्टर ने तीसरी जंग छिड़ने का तासुर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार पोजीशन लिए बैठा इजरायली फौजी भी जिच हो गया। इंडियन रिपोर्टर को इशारा किया कि बस कर दे, आवाज़ नीचे कर दे। शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। इंडियन मीडिया इस्राइल नवाजी में पागल। हमास के हमले को शदीद तासुर देने का नाटक। इंडियन सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते करते जमीन पर गिर गया। इंडियन रिपोर्टर ने ऐसी रिपोर्टिंग की जैसी कि तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है। इंडियन रिपोर्टर की मुसलसल चीखों पुकार पर साथ में पोजीशन लिए बैठा इस्राएली फौजी भी जिच हो गया। इंडियन रिपोर्टर को हाथ से इशारा किया कि बस कर दे, आवाज नीची कर ले। इस्राएली फौजी का इशारा आप बखूबी देख सकते हैं, जिसमें इंडियन रिपोर्टर के लिए हिकारत मौजूद है। गजा में इसराइल बर्बरियत के बायस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2770 हो गई है। 9,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। शहदा में 724 नौमौलूद और कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। इसके बाद बड़ी तादाद फ़लस्तीनी डॉक्टर्स और नर्सेज की भी है, जिन्हें इसराइली फ़िज़ाइया ने ताक कर निशाना बनाया है। गुज़िश्ता 10 रोज़ से जारी जंग में मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1500 हो गई है। 199 इसराइली हमास की कैद में हैं। इसराइल की सफाकियत गजा में इंसानी जानें बचाने वाले मसीहाओं को भी निशाना बना दिया। शहदा में 724 नौमौलूद और कमसिन बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने गजा में पनागुज़ीनों के लिए कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वेयर हाउस को भी तबाह कर दिया है। शुमाली गजा किनारे पर इसराइली दरिंदा फौज ने हमास की आड़ में निहत्ते फ़लस्तीनी नौजवानों पर गोलियां बरसा दी। रफ़ा बॉर्डर से गैर मुल्कियों के इनखला के मुआहदे को भी इसराइल ने ख़त्म कर दिया। लबनान से अपनी सरहद में 2 किलोमीटर दायरे में मौजूद इसराइली आबादी का इनखला शुरू करवा दिया। फ़लस्तीनियों पर इजरायली जुल्म सितम इतना खुलेआम और बग़ैर किसी खौफ के हो रहा है कि अब अमेरिका की अहम तरीन शख्सियात भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अमरीकी मुसन्निफ़ और फ़िलासफ़र लूकस केज, साबिक़ अमरीकी मेरीन और UFC चैम्पियन जैक शील्ड्स और एक्स इन्फ्लुएंसर जैक्सन हेंकल ने इजरायली बर्बरियत की फुटेज शेयर की और आलमी बरादरी के सामने सवाल उठाया है। अमरीकी मुसन्निफ और फिलोसोफर लूकस गेज ने फलस्तीनी बच्चों की हालत ज़ार पर एक वीडियो शेयर की। इसी फुटेज को इस्लामोफोबिया के खिलाफ सरगर्म कारकुन और ऑस्ट्रेलवी कॉलम निगार CJ वल्लिमन ने भी रीपोस्ट किया। साबिक अमरीकी मरीन और UFC चैंपियन जैक शील्ड्स ने एक फलस्तीनी माँ की फुटेज शेयर की जो अस्पताल में अपने मासूम बच्चों के जानी नुकसान पर ज़ारो कतार रो रही है। एक्स इन्फ्लुएंसर जैक्सन हेंकल ने तबाहाल गजा की वीडियो शेयर की
اور ساتھ میں کیپشن لکھا کہ اگر پیوٹن نے کیف کا یہ حال کیا ہوتا تو امریکی جوہری میزائل ماسکو کو نشانہ بنا دیتے۔ اسرائیل کو غزہ کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت کیوں دی جا رہی؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا غزہ میں جاری تشدد اور جانی نقصان پر اظہار تشویش، کہا کہ پاکستان فلسطین کے عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم آفس کے ٹویٹر بیان انوار الحق کاکڑ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، کہا کہ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تہذیبی اصولوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کا ہر حساس فرد اسرائیلی سفاکیت اور بربریت کے خلاف اپنے گھروں سے نکل آیا۔ برطانوی شہر بریڈ فورڈ کے بعد نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں بھی اب تک کی سب سے بڑی یورپی شہریوں کی تعداد منظر عام پر آ گئی۔ برطانوی شہر بریڈ فورڈ کے بعد کسی بھی یورپی ملک میں فلسطینیوں کی حمایت میں دوسرا بڑا مظاہرہ۔ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں ہزاروں افراد نے آواز بلند کر کے اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنا دی۔ سویڈن کے پروفیسر اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم اشوک سوین نے بھی یہی فوٹیج شیئر کی۔ ایمسٹرڈیم میں جمع اس جمع غفیر نے صرف ایک ہی آواز بلند کی اور وہ تھی فری فلسطین اینڈ اسرائیل۔ احتجاج میں بڑی تعداد میں ڈچ عوام نے شرکت کی۔ دوسرا بڑا مظاہرہ افریقی ملک مراکش میں ہوا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں مراکشی جمع ہوئے اور فلسطین کے حق میں پرزور آواز بلند کی۔ لاس اینجلس، نیو یارک، ڈیربورن اور مشیگن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ اسکاٹ لینڈ کے کیپٹل ایڈنبرگ اور گلاسگو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا، اٹلی کے شہر تورین اور آئرش دارالحکومت ڈبلن میں بھی مظاہرے کیے۔ جہاں ایک جانب صہیونی قوم اور ان کے حکمران فلسطینیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، وہیں اصل یہودی ان صہیونیوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ نیو یارک میں ہونے والے یہودیوں کے مظاہرے میں یہودی ربائی نے صہیونیت کا پردہ چاک کر دیا، تاریخ سے ثابت کر دیا کہ یہودیوں کا کوئی وطن نہیں۔ اسرائیلی ڈیپ پاکٹس مغربی نیوز چینلز بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بی بی سی نے غزہ صورتحال سے آگاہی کے لیے فلسطینی رپورٹر کو لائیو کال پر لیا۔ رپورٹر نے جیسے ہی اسرائیلی حملے میں فاسفورس کے استعمال کا ذکر کیا، بی بی سی نے فوراً کال کاٹ دی۔ اور پاکستان کے معروف گلوکار عاطف اسلم نے اسرائیل کی جارحیت کا سامنا کرنے والے فلسطینیوں کے حق میں سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا تو ہندو انتہا پسند ناراض ہو گئے۔ بھارتی مداح نے لکھا کہ پسندیدہ گلوکار کو انفالو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کا 10واں روز، غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری۔ گلوکار عاطف اسلم نے سفاک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ظلم و ستم کے شکار فلسطینی عوام کے لیے اپنی آواز بلند کی تو بھارتی مداحوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ معصوم فلسطینی عوام کی جانوں کے ضیاع کا بہت دکھ ہے، اس مشکل وقت میں آئیں مل کر ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بھارتی مداح نے لکھا، پسندیدہ گلوکار کو انفالو کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک اور بھارتی صارف نے کہا، بھارت نے آپ پر پابندی لگا کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی۔ 3127 افغان تورخم بارڈر سے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ رضاکارانہ واپس روانہ ہونے والوں میں 233 خواتین اور 1055 بچے بھی شامل ہیں۔ 51 گاڑیوں میں 152 خاندانوں کی واپسی ہوئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مؤثر ریاستی اقدامات۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں گزشتہ روز 3127 افغان تورخم بارڈر سے اپنے وطن روانہ ہوئے، جن میں 233 خواتین اور 1055 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 51 گاڑیوں میں 152 خاندانوں کی اپنے ملک واپسی عمل میں لائی گئی۔ رضاکارانہ طور پر افغانستان جانے والے باشندوں نے اپنے وطن واپسی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا گیا۔ خوراک کی کمی عالمی مسئلہ ہے۔ ہر سال غذائی قلت سے لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں یومیہ 35 لاکھ ٹن خوراک ضائع کی جاتی ہے۔ زلزلہ یا پھر ملکوں کی لڑائی، دنیا بھر میں غذائی قلت کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دنیا بھر میں ہر سال 1.3 ارب ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے، جس کی مالیت 1 ارب امریکی ڈالرز بنتی ہے۔ اس ضائع شدہ غذا کا روزانہ کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو دنیا یومیہ 35 لاکھ ٹن خوراک ضائع کر رہی ہے، جس کی قیمت روزانہ 2 ارب 73 کروڑ امریکی ڈالرز یعنی 4 ارب 47 ارب پاکستانی روپوں سے بھی زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 900 ملین ٹن سے زیادہ کھانے کی اشیاء ضائع کر دی جاتی ہے۔
आलिमी रिपोर्ट के मुताबिक दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट्स में मौजूद 17% खाना कूड़ेदान में जाता है। इसमें से 60% शरह घरों में ज़ाया किए गए खाने की। पाकिस्तान की बात की जाए तो थर और चोलिस्तान के इलाके ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार इलाकों में शुमार होते हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में भी कमी का सामना है, जिसके लिए हुकूमती काविशों की अशद ज़रूरत है। अगर हम माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और दीगर मसाइल से निमटने के बारे में संजीदा हैं तो हुकूमतों और शहरियों को खाना ज़ाया करने के इस मसले से निमटने में अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि मुस्तक़बिल में आने वाले बड़े फुक़दान से बचा जा सके। एविस्टन इंजेक्शन से बिनाई जाने की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन ठीक था, रीपैकेजिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को गलत कहना ठीक नहीं। आंखों के मरीजों को ये टीका लगाने की इजाज़त नहीं। आंखों के इन्फेक्शन के बाद दवा का जो स्टॉक रोका गया था उसे रिलीज़ करने का फैसला किया गया है। नाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन की तहकीकात मुकम्मल। ईस्टर्न इंजेक्शन ठीक पाया गया, रीपैकेजिंग ठीक नहीं थी। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को गलत कहना ठीक नहीं। आँखों के मरीजों को ये टीका लगाने की इजाज़त नहीं। टीका बना था ये वाला बैच था, ये आया था जर्मनी से, लेकिन जितने हमने उनके सैंपल लगाए वो सब नेगेटिव आए। रॉश की दवाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% इन्फेक्शन फ्री है। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक ईस्टर्न इंजेक्शन से 68 मरीजों की आंखें मुतासिर हुई हैं। ये एंटी कैंसर ड्रग है जिसे शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। दौरान क्रिकेट नमाज क्यों पढ़ी? भारतीय चिरागबाज ज़ैनब अब्बास के बाद अब भारतीय वकील विनीत जिंदाल ने आईसीसी से मोहम्मद रिजवान के खिलाफ ग्राउंड में नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। शिकायत की कि स्टेडियम में नमाज पढ़ना खेल की रूह और आईसीसी के ज़वाबित के मुनाफी है। दौरान क्रिकेट नमाज क्यों पढ़ी? भारतीय वकील से हजम ना हुआ। ज़ैनब अब्बास के बाद अब भारतीय वकील विनीत जिंदाल ने आईसीसी से मोहम्मद रिजवान के खिलाफ ग्राउंड में नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। वकील विनीत जिंदाल ने चेयरमैन आईसीसी क्रिक बार्कले को खत लिख डाला। लिखा कि मोहम्मद रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ दौरान मैच ग्राउंड में नमाज अदा की। इनका नमाज पढ़ना मजहबी इजहार है जो आईसीसी के ज़वाबित के मुनाफी है। मोहम्मद रिजवान का नमाज अदा करना अपने मुसलमान होने का पैगाम दे रहा था। आईसीसी ने इनके फलस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए ट्वीट का भी नोटिस नहीं लिया, लेकिन इस मामले पर आईसीसी कार्रवाई करे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।